नमस्कार साथियों। आज फिर हम लोग आपके साथ में उन्हीं सूत्रों और सिद्धांतों के साथ जिन पर हम शुरू से चर्चा करते हैं। हर एक वीडियो के साथ मेरा प्रयास रहेगा आपके साथ और भी फैमिलियर होने के लिए, ताकि आपको आप ही के द्वारा प्राप्त की गई ज्योतिषीय विद्या से रूबरू कराएं। फिर वही बातें मैं रिपीट करूँगा। चर्चा का विषय ज्योतिष, और ज्योतिष में ज्योतिष की मूल सूत्र सिद्धांत, 9 ग्रह, 12 राशियाँ, 12 भाव, 27 नक्षत्र, उक्त सभी के परस्पर संबंध, भाव, राशि, ग्रहों के अपने गुणधर्म, शुभ अशुभ, ये मूल चीज़ें हैं जिनको हम समझ करके सबसे पहले कुंडली को समझने का प्रयास करें। बाकी हर एक चीज़ उसके बाद शुरू। सबसे पहले हमें कुंडली को समझना है। व्यक्ति कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है, जीवन कैसा है, विचार कैसे हैं, मूल तत्व। जैसे पानी है, ये पता चल गया पानी है, देख करके हम जज कर सकते हैं पानी है। प्यास लगी है, गर्मी बहुत ज़्यादा, हमारी पहली आकांक्षा है हमें ठंडा पानी, तब की सिर्फ देख करके हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि पानी ठंडा है। उसके लिए हमें अपने विवेक का उपयोग करना है। कुछ पैरामीटर्स जो हमने बचपन से सीखे हैं, समझे हैं, कुछ बातें उनका ध्यान करते हैं। बॉटल पानी में रखा हुआ है, बॉटल में पानी रखा हुआ है, क्या उसके ऊपर बाहर पानी की ड्रॉप्स जम गई है? हाँ, ठंडा पानी अनुभव। हमने कोई टेस्टिंग पैरामीटर नहीं अप्लाई किया है, सिर्फ अपनी आँखों से जो देखा उसको अपनी मेमोरी के अंदर करते हुए रिकॉल किया। कम से कम ठंडा है, कितना ठंडा है यह भी नहीं पता। हो सकता है वो वाटर मॉलिक्यूल जो उस पर जमे वो 1 घंटा पहले के हैं, पहले के रुके भी, लेकिन बस हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पानी गर्म नहीं है। अगर पानी गर्म होता या नॉर्मल टेम्परेचर पर होता तो उस बॉटल के बाहर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं होना। ये सहज ज्ञान से पता चलता है, इसमें कुछ भी हमने स्पेशल कैलकुलेशन नहीं की है। सहज ज्ञान जो बचपन से देखा समझा तो बिल्कुल सरल। खाना गर्म है, सिर्फ देख करके नहीं कह सकते खाना गर्म है। तो पास में आया, गर्म खाने की खुशबू ठंडे खाने की खुशबू में भेद हो जाता है। गर्म खाने में से कुछ भाप निकलती हैं, ठंडे खाने में से भाप नहीं निकलती हैं, लेकिन जो हल्का सा भी गर्म होता है वो स्वाद दे सकता है, गर्म नहीं। ये हमने सहज वृत्ति से पहचाना। इसी तरह से हम कुंडली पर कोई भी विचार करते समय, किसी भी विषय का विचार करते समय, किसी भी भाव के संदर्भ में विचार करते समय ये समझें कि वो भाव क्या देता है या किस ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करता है। उस ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करने के लिए अगर वहाँ पे कोई एम्पलीफायर ग्रह है
तो उसकी ऊर्जा को कितना बढ़ा रहा है। और अगर कोई ऐसा ग्रह वहाँ पर है जो उसकी एग्जिस्टिंग ऊर्जा को न्यूट्रलाइज कर रहा है, घटा रहा है, तो क्या है? बहुत सिंपल वे में, बहुत सिंपल वे में हम तीसरे घर पर विचार करते हैं और सीधे सीधे तीसरा घर हमारे साहस का भाव है, पराक्रम का भाव है, वीर का भाव, हमारा गला है, हमारे मित्रगण हैं, हमारे पड़ोस हैं। हमसे हम बिल्कुल सरलता से जानते हैं तीसरे भाव का कारक है मंगल। क्यों? क्योंकि साहस के लिए मंगल प्रधान है। अगर तीसरे घर में किसी भी कुंडली के कोई भी लगन हो, कोई भी लगन हो, अभी हम तीसरे घर में जाके क्या गड़बड़ियाँ हो रही हैं उस पर नहीं, तीसरे घर में कोई भी लगन हो तो मंगल की उपस्थिति व्यक्ति को साहसिक तो बनाएगी ही बनाएगी। उसके व्यक्तित्व में एक झगड़ालूपन, एक ऊर्जावान होना होगा ही होगा। वह व्यक्ति किसी भी काम को करने में बड़ी फुर्तीला होगा। ये सामान्य, बिल्कुल सामान्य, जिसमें अभी हमने ना किसी लगन पर विचार किया है, ना ही हमने किसी लग्नेश पर विचार किया है। सिर्फ एक भाव में तीसरे घर में एक मंगल को विराजित कर। फिर हमने ये देखा वह मंगल तीसरे घर में बैठ करके छठे घर को देखता है। हम ये कह सकते हैं वह व्यक्ति प्रतिस्पर्धाओं को स्वीकार करने वाला हो सकता है। और वो कौन सी प्रतिस्पर्धाएं? जिसमें ऊर्जा की अनिवार्यता होती है, शारीरिक दमखम की अनिवार्यता होती है, ऊर्जा के उस स्वरूप की बात, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप। मंगल हमारी ऊर्जा के शारीरिक स्वरूप को दर्शाता है, क्योंकि हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण का कारक भी मंगल, ब्लड सेल्स। कम से कम ये ऊर्जा है। फिर तीसरे ही घर में बैठा हुआ मंगल सप्तम दृष्टि से नौवें भाव में बैठे हुए हैं, किसी भी ग्रह पे दिखेगा या केवल नवम भाव पर दृष्टि देगा। तो हम बिल्कुल ये कहेंगे कि उस व्यक्ति के पिता का जो व्यक्तित्व होगा मंगल जैसा। सबसे पहले पिता भी, अगर मंगल अव्यवस्थित हो रहा है, शत्रु राशि में मंगल, तो पिता ऊर्जावान तो होंगे ही होंगे, लेकिन ऊर्जा का उपयोग मंगल के अनुरूप है। मंगल सप्तम दृष्टि को नवम भाव से तो दे रहा है, और फिर वो अष्टम दृष्टि को दशम भाव। तो सीधे सीधे पिताजी के वे ऑफ टॉकिंग पर मंगल का प्रभाव है। कठोर वाणी, अथॉरिटी, कमांडिंग क्वालिटी। पापा बिल्कुल हिटलर टाइप, ऑर्डर देते हैं, डर लगते हैं, एकदम सिंपल। अभी हमने ये नहीं कहा है कि मंगल स्वराशि का है, मित्र राशि का है, उच्च राशि का, नीच राशि। ये जनरल प्रिडिक्शन है, कोई लगन हमने कंसीडर नहीं किया है। सिर्फ तीसरे घर में बैठा हुआ व्यक्ति, उस व्यक्ति मंगल उस व्यक्ति को ऊर्जावान बनाता है। वह उस ऊर्जा का उपयोग छठा घर झगड़े में कर सकता है, या दमखम वाले खेलों में भी कर सकता है, या जोखिम भरे खेलों में भी कर सकता है। एडवेंचर क्रेजी भी हो सकता है। छठा घर जोखिम का भी होता है, थोड़े जोखिम। आठवां घर बड़े जोखिम का होता है, रोड ट्रिपिंग, चैलेंजेस हैं। तो उस व्यक्ति में वो चीज़ मंगल कहाँ से दे रहा हो, कहीं से तो दे रहा हो ना, तो उसको फिर ये भी कहा जाएगा, क्योंकि मंगल तीसरे घर में बैठ के नौवें घर को देखता है कि कहीं ना कहीं पिता से ये चीज़ें से विरासत में मिली। देखिए,
मंगल चतुर्थेश होकर के कितने भाव में बैठ गया? माता से द्वितीय पुष्टि में। नवमेश होकर के कितने भाव में बैठ गया? अब सिंह लगन, मंगल चतुर्थेश भी है, नवमेश भी है। अब राजा कोई व्यक्ति है तो उसमें साहस पराक्रम का जो मिश्रण होता है, माता और पिता दोनों से ही। देखिए छठा है प्रतिस्पर्धाओं का, अपने कट्टर शत्रु को देख रहा है, कौन? सेनापति। अब एक व्यक्ति जो राजा के समान एक पर्सोना रखता है, थॉट प्रोसेस रखता है, उसके सामने एक शत्रु आ जाए तो वो शत्रु को का क्या हाल करना चाहिए? शत्रु का मतलब राजा के लिए शत्रु वो जो उसके राजकाज में परेशानी क्रिएट कर रहा है, उसके राजकाज हड़पना चाह रहा है। एक शत्रु वो है कि राजा अपना विस्तार करने के लिए संधि कर रहा है, दूसरा ये कि राजा अपना विस्तार करने के लिए आक्रमण कर रहा है। मैं उस राजा की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आक्रमण हो रहा है, आक्रमण नहीं हो रहा है, यहाँ पर संधि हो रही है। और अगर कोई एक प्रभावी राजा का विरोध कर रहा है या उसके राज्य पर अधिकार जमाने की कोशिश कर, क्यों? क्योंकि शनि सप्तमेश भी है और षष्ठेश भी है, प्रत्यक्ष शत्रु और परोक्ष शत्रु। और सेनापति यानी कि कमांडर अंजाम कुछ भी हो, युद्ध जीता जाए या हारा जाए, राजा के लिए सेनापति खड़ा हो जाएगा साहस। कभी नोटिस कीजिए किसी राजा के दाईं ओर सेनापति, बाहुबली दाया हाथ, एक सेनापति दाईं ओर। देखिए कभी नोटिस कीजिएगा अपने देश में देखिए कि जब हमारे प्रधानमंत्री कोई गतिविधियां में संलिप्त होते हैं तो कमांडर कहाँ है? अब ये मंगल दाई ओर हो गया या बाई? छठे को तो देखिएगा ही देखिएगा। इसीलिए सिंह लगन के लिए अगर मंगल योग कारक ग्रह है, वह किसी भी रूप में तीसरे घर में आ जाए या 11वें घर में आ जाए तो वो राजा के लिए एक शक्तिशाली सपोर्ट बन के खड़ा होता ही। तीसरा घर बचपन के दोस्त होते हैं, 11वां घर जब हम जीवन में उपलब्धियाँ पा लेते हैं तब हमारे जो दोस्त होते हैं वो हमारे, क्योंकि 11वां घर हमारी उपलब्धियों का। तीसरा घर वो चाइल्डहुड का, गली में, मोहल्ले में, सोसाइटी में। आप नोटिस कीजिए अपना बचपन याद, जिसके तीसरे घर का स्वामी 11वें घर में बैठा है। कभी देखिएगा कि जब वो व्यक्ति जीवन में कुछ प्राप्त करता है, कुछ उपलब्धि पाता है, क्या आपके दोस्तों ने आपको कंधे पे नहीं उठाया? केवल वो लोग देखिएगा जिसका तीसरे घर का स्वामी 11वें, या फिर उन दोस्तों की कामना है कि कभी ये जब कभी किसी दोस्त ने बोला है आपसे कि यार तू जब ये करेगा ना तो मैं ये करूँगा, तूने अगर ये एग्जाम क्लियर कर लिया तो मैं पार्टी दूंगा, वो भी कंधे पे उठाना। समझिएगा ना, वो जो वहां से चल के वहां तक रहा है आपके साथ, वो सच्चा दोस्त। आप किसे मानते हैं ये आपका पैरामीटर है। देखिए
चौथे घर में हमें वो दोस्त मिलते हैं जो हमारे स्कूल पीरियड के होते हैं। चौथे घर से भी दोस्त नहीं मिला, बैठ करके क्लासरूम में हम जिनको ओ भाई ज़रा जल्दी काम करना है, बेसिकली वो क्लासमेट्स हैं, लेकिन हम उनको दोस्त मानते हैं। फिर पाँचवें घर से वो दोस्त आ जाते हैं जो हमें कॉलेज में मिलते हैं। पंचम भाव हमारी शिक्षा का घर है। और जब कॉलेज में जाते हैं वही 5-7 वाला इशू, हार्मोनियम एंड फ्रेंडशिप, ये इशू वहाँ ज़्यादा हो जाते हैं जहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने कोएड में बेसिक एजुकेशन नहीं ली है, या फिर कुछ स्कूल कहने को कोएड हैं लेकिन वहाँ पर जो माहौल है वो कोएड का नहीं होता, ये भी एक कारण। तो उस जातक की गलती हर बार नहीं है, या जातिगत की गलती हर बार नहीं है, क्योंकि उन्होंने बचपन से ये देखा है कि महिला यानी कि माँ अथवा माता पिता, महिला मासी, बुआ, चाची, पिता यानी कि ताऊ जी, चाचा जी, दादाजी, पापा जी, मामा जी, लड़की यानी कि मेरी बहन, मौसी की बहन, बुआ की बहन। अब वो जब वहाँ से निकल के जाता है तो वो दुनिया खत्म है, उसे वो टच मिलता है जो उससे पहले उसको नहीं मिला, वो टच उसको आंदोलित कर। और दूसरी तरफ हार्मोन चेंजेस और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो उसके दिमाग में चल रही है। जिस बच्चे का लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होता है कि मेरा घर से कॉलेज जाने का इतना ही काम है, उसके बाद वापस आना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कॉमन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो हमारे और आपके बीच में से निकल करके कॉलेज एजुकेशन में जाए। वहीं पर उसके लिए प्रतिस्पर्धाएँ बढ़ती चली जाती हैं, 5वीं के बाद 6वीं, नौकरी, शादी, अनसर्टेनिटीज़। पंचम भाव से ही आप किसी की क्रिएटिविटी रूप लेना शुरू करते हैं, उसका दिमाग चलना शुरू। अब पंचमेश जहाँ जैसा होगा उसी के अनुरूप आपकी क्रिएटिविटी होगी। कोई भी ग्रह जो पंचमेश बन जाएगा उसकी सोच, उसके विचारों में उसी ग्रह के कारक आ जाएंगे। पंचम भाव का ग्रह जिस ग्रह से युति कर लेगा उन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक को वो समाहित कर लेगा। फिर पंचम भाव पर जिस ग्रह की दृष्टि आ जाएगी वो चीज़ें एड ऑन होंगी। सभी ग्रहों के अपने अपने कारक सब आप अच्छे से जानते हैं, सिर्फ उनको रिकॉल करना। कुछ भी ऐसा नया नहीं होगा जो आपको नहीं पता है। कोई भी ऐसी चीज़, एक भी शब्द प्रयास करूँगा कि ऐसा ना हो कि जो आपको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना सारा कुछ बताया जा चुका है कि दिमाग में खिचड़ी सी हो गई है। समझ में नहीं आ रहा कि उस खिचड़ी को स्वादिष्ट बनाने के लिए कैसे करें। उसमें घी डाल के खाएँ, उसमें दही डाल के खाएँ, उसे अचार से खाएँ, उसे चटनी से खाएँ, उसे मट्ठे के साथ खाएँ, सब कुछ आपके पास है। बस उसको स्वादिष्ट भर बनाने का एक प्रयास है। अलाइन करें। ज्योतिष उतना ही सरल है जितने कि और सब्जेक्ट, बस जो सुन लिया है, पढ़ लिया है, उसको समझना और अप्लाई करना रह गया है। बिल्कुल समझना और बस।
हमेशा ध्यान रखिएगा, एनलाइटमेंट कभी भी हो सकता है, नाम से ही समझ लीजिए, ज्योतिष, द थॉट, द एजुकेशन, द नॉलेज विच एनलाइटेड यू, पढ़कर जरूरी नहीं है एनलाइटमेंट होगा, नहीं होगा। जिससे आपके वाइस मैच होते हैं वो ही आपको एनलाइटेड करेगा, कोई और नहीं करेगा। कितनी भी पुस्तकें शास्त्रीय या वर्तमान समय की लिखी हुई लेखकों की बात कर लीजिए, सभी पुस्तकें सही हैं। चले तैयार, चलो तो।